हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग इंडिया ईयरबुक 2020 के बारे में रिवीजन करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हम लोग कल एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक तक पढ़ लिए थे, है ना। उससे आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है पढ़ने का इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस फंड को सेटअप किया गया था 1977 में, ठीक है। और यूएन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है। यूएन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जैसे WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को, ये सब है। उसी तरीके से ये भी एक स्पेशलाइज एजेंसी है। कब बनाया गया था? 1977 में, ठीक है। इसका मेन टारगेट क्या था? इट इज डेडिकेटेड टू एरेडिकेटिंग पॉवर्टी को कम करना, हंगर को कम करना रूरल एरियाज में और डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज के रूरल एरियाज में हंगर को कम करना और पॉवर्टी को कम करना, इसका मेन टारगेट था। नेक्स्ट, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF के बारे में। तो ऑपरेट एज ए मैकेनिज्म फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग न्यू एंड एडिशनल ग्रांट एंड कंसेशनल फंडिंग टू मीट द एग्रीड इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ मेजर टू अचीव एग्रीड ग्लोबल इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स। तो कहा जा रहा है कि GEF जो था इसका कैसे ऑपरेट करता है? एक मैकेनिज्म है फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर द पर्पस ऑफ, एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। GEF जो है ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, इसका काम क्या है? तो फॉर प्रोवाइडिंग न्यू एंड एडिशनल ग्रांट, ठीक है। एडिशनल ग्रांट देना या फिर न्यू ग्रांट देना। ग्रांट यानी कि ऐसा पैसा देना जो वापस नहीं आ सकता है, या फिर कंसेशनल फंडिंग करना टू मीट द एग्रीड इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ मेजर टू अचीव एग्रीड ग्लोबल इन्वायरमेंट बेनिफिट्स। तो जैसे जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनके द्वारा जो भी मतलब कि एक तरह से प्रॉमिस किया गया है कि गवर्नमेंट इन्वायरमेंट को किस तरीके से बेनिफिट पहुंचाएंगे, नए टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे। तो नए टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए डेवलपिंग कंट्री के पास तो पैसा है नहीं, जैसे ऑलरेडी जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, तो कोयला के बदले कुछ और यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि डेवलपिंग कंट्रीज की बात किया जाए तो उनके पास अल्टरनेट चीज़ यूज करने के लिए पैसा नहीं है, तो उनके लिए उनको ग्रांट देना है ना, उनके लिए मतलब उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए ग्रांट देना, ठीक है। और उस पैसे से क्या किया जाएगा? एलिजिबल कंट्रीज के द्वारा तो बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, लैंड डिग्रेडेशन, इंटरनेशनल वाटर, केमिकल और वेस्ट, ये सब फील्ड में पैसा खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट ADB के बारे में, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। इसका स्थापना हुआ था 1966 में, ठीक है। इसमें 67 मेंबर है, 67 मेंबर है, जिसमें 48 रीजनल यानी कि 48 एशिया से हैं और 19 दूसरे कंटिनेंट से। तो इससे क्या पता चलता है कि ADB बस नाम का एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसमें बाहर से भी मतलब कि एशिया के बाहर के भी कंट्री इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में है। और इंडिया का जो इसमें शेयर है 6.331% शेयर है। इंडिया का जो शेयर है 6.331% शेयर है। और इसका मेन काम क्या है? तो एशिया पैसिफिक रीजन में प्रमोट करना, सोशल प्रोग्रेस को, इकोनॉमिक प्रोग्रेस को प्रमोट करना, ठीक है। और ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें एशिया के बाहर के भी मेंबर है, जैसे USA भी इसमें मेंबर है, ठीक है। तो USA तो नॉर्थ अमेरिका में आता है, तो फिर भी इसका मेंबर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं NIIF के बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो नाम से पता चल रहा है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यानी कि कहाँ इन्वेस्ट करना है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बिल्डिंग बनाने में, रेलवे बनाने में, रोड बनाने में, इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दो तरह के होते हैं, ग्रीनफील्ड होते हैं, ब्राउनफील्ड। तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट किसको कहते हैं? जो बिल्कुल नया बनाया जाता है, जैसे अभी वहाँ पर बस ज़मीन है, ठीक है, वहाँ पे बस अभी ज़मीन है, वहाँ पे नया बिल्डिंग बनाना है, अभी कोई रोड नहीं है, उस रोड को बनाना है, तो उसको बोलते हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, यानी कि ओरिजिनल प्रोजेक्ट, फर्स्ट हैंड जिसको बोल सकते हैं आम भाषा में। अब ब्राउनफील्ड हो गया सेकंड हैंड, यानी कि पुराना है उसको रिपेयर करना है, ठीक है। रिपेयर करना है या फिर उसको अपग्रेड करना है। मान लीजिए कि पहले 5 एकड़ में बना हुआ था, उसको 15 एकड़ में बनाना है, तो भी एक ब्राउनफील्ड होगा, ठीक है। तो मतलब पुराने वाले को तोड़ करके या फिर उसी को मतलब कि उसी को रिपेयर करके आगे बढ़ाया जाए, फिर उसी को रिपेयर किया जाए बस, तो उसको ब्राउनफील्ड कहेंगे। और ग्रीनफील्ड किसको बोलेंगे? एकदम बिल्कुल नया है, वहाँ पे अभी कुछ नहीं होना चाहिए, बस ज़मीन वहाँ पे है और ऑफिस बने या फिर कोई भी बिल्डिंग बने या रेलवे लाइन बिछे या फिर रोड बने, कुछ भी हो, नया होना चाहिए, तो उसको ग्रीनफील्ड बोलते हैं। यदि पुराने को अपग्रेड किया जा रहा है, उसमें सुधार किया जा रहा है, तो उसको ब्राउनफील्ड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरह से ATM भी दो तरह के होते हैं। हम यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ATM होते हैं, एक वाइट लेवल ATM होते हैं, एक ब्राउन लेवल ATM होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ATM क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि व्हाइट लेवल ATM क्या होता है और ब्राउन लेवल ATM क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज एंड फ्रेमवर्क। तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज एंड फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। तो क्या इंडिया इन्वाइटेड द एक्सरसाइज टू नेगोशिएट एंड एंटर इनटू बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट विद अदर कंट्रीज एज पार्ट ऑफ द कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म लॉन्च इन 1991। तो कहा जा रहा है 91 में जो हमारे यहाँ रिफॉर्म आया था, LPG के नाम से जानते हैं, उसी के तहत इंडिया जो है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को बुलाता है इंडिया में, मतलब कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को इन्वाइट करता है, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। और एक उसके लिए मतलब कि एक एग्रीमेंट है कि यदि आप पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा प्रोटेक्टेड है, मतलब कि पैसा कभी भी खत्म नहीं होने वाला, आपका पैसा प्रोटेक्टेड है, डूबेगा नहीं। और इसी स्कीम के तहत FDI आता है, इंडिया जो है FDI बुलाता है अपने कंट्री में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और या फिर FPI भी जो आता है,
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर द नोडल डिपार्टमेंट फॉर ओवरसीइंग द पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मैटर कनेक्टेड विद स्टेट फाइनेंसेस, तो जितने भी खर्च होते हैं गवर्नमेंट के उसमें देखता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसी के तहत फाइनेंस कमीशन, इसका मतलब इसका काम क्या है, तो फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन है उसको इंप्लीमेंट कराना। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत बनाया जाता है, ठीक है, आर्टिकल 280 के तहत बनाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और आर्टिकल 243 के तहत बनाया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो सेंट्रल का जो फाइनेंस कमीशन सेटअप होता है उसका काम क्या है, तो सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स का बंटवारा करना है ना, कि जो टैक्स आया उसको सेंटर में कितना मिलेगा, स्टेट को कितना मिलेगा, इसका बंटवारा करना। और जो आर्टिकल 243 के तहत स्टेट का जो फाइनेंस कमीशन सेटअप होता है गवर्नर के द्वारा, इसका काम होता है कि स्टेट और पंचायत म्यूनिसिपैलिटी वगैरह जो लोकल गवर्नमेंट है उनमें पैसा का बंटवारा करना, उनके बीच में टैक्स का बंटवारा करना, ठीक है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 280 स्टेट मतलब सेंटर में फाइनेंस कमीशन सेटअप किया जाता है। अधिकांशतः एग्जाम में यही पूछा जाता है, ठीक है। यदि कभी पूछ लिया जाए कि स्टेट में फाइनेंस कमीशन किसके तहत सेटअप किया जाता है, तो आर्टिकल 243 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 243 243 के तहत एक्चुअली जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया था, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, उसी के तहत आर्टिकल 243 इंक्लूड किया गया था और उसी में इसको बताया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कैग के बारे में, सॉरी कैग नहीं, दूसरा है सीजीए, इसको बोलते हैं। सीएजी और सीजीए में अंतर है, हम भी अभी यहाँ पे कंफ्यूज करें, सीएजी और सीजीए दोनों में अंतर है। तो हम लोग अभी यहाँ सीजीए के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का एक ऑफिस है। और सीएजी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। कौन से आर्टिकल के तहत आता है ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं बीच में उसका कमेंट में जरूर जवाब दीजिए। और अभी जैसे आप अभी सुन रहे हैं वीडियो, तो क्या कीजिएगा, एक कॉपी लेकर के बैठिए, उस पर लिखते जाइए कौन कौन सा क्वेश्चन हम पूछे हैं और लास्ट में सबका जवाब एक दूसरे से देते जाइए, ठीक है। तो कैग का हम अभी पूछे क्या क्या हैं, तो अभी यहाँ पे पूछे थे हम खुद भूल गए क्या पूछे थे, ठीक है। तो अभी आपको बस बताना है कैग के बारे में, ठीक है। और यदि पिछला क्वेश्चन याद हो तो बताइए, है ना। हाँ, एटीएम के बारे में पूछे थे कि ब्राउन लेवल एटीएम और व्हाइट लेवल एटीएम दोनों क्या होता है। तो सीजीए के बारे में पढ़ते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के तहत आता है, ठीक है। और ये जो है प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक अकाउंटिंग एडवाइजर है, मतलब कि अकाउंटेंट के रूप में एडवाइज करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और जितना भी डाटा मेंटेन करने का इसी काम है, मेंटेनिंग टेक्निकली साउंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। ऑफिस ऑफ सीजीए प्रिपेयर मंथली एंड एनुअल एनालिसिस ऑफ एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट का जो मतलब एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, बोरोइंग या फिर किसी तरह का फिजिकल डाटा है उसको प्रिपेयर करने का काम इसी को है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट का नाम से पता चला कि अकाउंट के कंट्रोलर जनरल, ठीक है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सरसाइज कंट्रोल रिस्पेक्ट ऑफ रेवेन्यू मैटर, तो रेवेन्यू मैटर को देखता है रिलेटिंग टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यूनियन टैक्सेज थ्रू 2 स्टैट्यूटरी बॉडी। इसके तहत 2 बॉडी आते हैं, एक होते हैं सीबीडीटी, एक है सीबीईसी, ठीक है। सीबीडीटी क्या है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, और दूसरा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, ठीक है। सीबीडीटी और सीबीईसी इसी के तहत जो है ये मतलब कि अपना ये टैक्स कलेक्शन के बारे में देखता है। ये सिर्फ डायरेक्ट टैक्स को देखता है, बाकी एक्साइज और कस्टम को देखता है, ठीक है। द डिपार्टमेंट इज ऑल्सो इंटरेस्टेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ रेगुलेटरी मेजर्स प्रोवाइडेड इन द इनैक्टमेंट्स कंसर्निंग सेंट्रल स्टेट टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी और भी दूसरी तरह के स्टैट्यूट, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के तहत एक बॉडी आता है, वो है ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ठीक है। इसका क्या काम है, तो जो भी फाइनेंशियल से रिलेटेड जो क्राइम होते हैं, ठीक है, इकोनॉमिकल क्राइम होते हैं, उसमें डील करता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ईडी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं जीएसटी के बारे में, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट, तो इसको सबसे पहले बताया जा रहा है कि 2006-07 में आया था, ठीक है। मतलब कि इसके लिए प्रपोजल आया था 6-7 में कि ऐसा एक टैक्स आना चाहिए, लेकिन उस समय किसी कारणवश नहीं आ पाया था। लास्ट में जीएसटी 2016 में इसके लिए बिल आया और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी पूरे इंडिया भर में लागू है। और इसके तहत जो है बहुत सारे जो टैक्स थे उनको सब्जिम कर दिया गया, एक ही टैक्स, मतलब 1 नेशन 1 टैक्स का थ्योरी यहाँ पर लाया गया है, ठीक है। तो इसके तहत एक सेटअप किया गया जीएसटी काउंसिल, याद रखिएगा, इसके तहत जीएसटी काउंसिल सेटअप किया गया। जैसे पहले क्या होता था कि कोई भी टैक्स को कम या ज़्यादा करना है, यदि किसी ऑब्जेक्ट पर टैक्स को कम करना है, मतलब उसे कम करना है या टैक्स को बढ़ाना है, तो संसद में उसके लिए बिल लाना पड़ता था, काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जुआ करता था, ठीक है। तो इसके कारण से यदि ज़रूरत है कि तुरंत हम किसी ऑब्जेक्ट पर टैक्स कम करना है या फिर किसी ऑब्जेक्ट पर टैक्स बढ़ाना है, तो उसके लिए एक लंबा प्रोसेस होता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जीएसटी के तहत एक जीएसटी काउंसिल, और जीएसटी काउंसिल में मीटिंग होता है और वहीं पे इसको मतलब कि फैसला कर लिया जाता है कि किस सामान पे कितना टैक्स लगाना है, ठीक है। तो अभी उसका 40वां मीटिंग हुआ है अभी, ठीक है, कुछ ही दिन पहले 40वां मीटिंग हुआ था। जीएसटी काउंसिल में 33 मेंबर होते हैं। 33 मेंबर कैसे होते हैं, तो 2 मेंबर होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 मेंबर होते हैं,
तो एक होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो अभी जैसे निर्मला सीतारमन और अनुराग ठाकुर, ठीक है। उसके अलावा हमारे 28 स्टेट है हमारे यहाँ, तो 28 वो हो गए, और 3 जगह जो है 3 यूनियन टेरिटरी में जो है हमारे यहाँ थी विधानसभा है, ठीक है। तो 28 + 3 + 2 यानी कि 33 आदमी यहाँ से हुए, यानी 33 मेंबर का बॉडी है जीएसटी काउंसिल, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। याद रखिएगा 101 अमेंडमेंट एक्ट के तहत जीएसटी लाया गया था हमारे संविधान में, ठीक है। इसके तहत एक बात और कहा गया था, कॉम्पेंसेशन देना 5 साल के लिए। कॉम्पेंसेशन किसको देना, तो जैसे एक्चुअली होता क्या था कि जीएसटी के कारण किसी किसी स्टेट को फ़ायदा हो गया है, मतलब ऐसे स्टेट जिनके यहाँ टैक्स कलेक्शन कम था उनको फ़ायदा हो गया है, और ऐसा स्टेट जो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन करते थे, ठीक है, तो जो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज स्टेट थे उनके यहाँ जो है टैक्स का कमी हो गया, ठीक है। तो इसके कारण से वो तो बोलेंगे कि हमको कॉम्पेंसेशन चाहिए, हमारे यहाँ पहले टैक्स इतना आता था अब कम आने लगा है, ठीक है। तो जो ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज स्टेट थे उनको घाटा हो रहा था इसके कारण, जीएसटी के कारण, तो उनको कंपनसेशन दिया जाने लगा, ठीक है। तो बोला गया था कि 5 साल तक, ठीक है, 5 साल तक कंपनसेशन दिया जाएगा, मतलब 17 में लागू हुआ है 1 जुलाई 17, तो 1 जुलाई 2022 तक कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। इसके तहत कई स्लैब, कौन कौन स्लैब है, तो 0, 5, 12, 18, 32, इस तरह से 5 स्लैब हैं, ठीक है। 0% में अधिकांशतः एडिबल मटेरियल हैं, लेकिन एडिबल मटेरियल में कई तरह के, जैसे यदि मतलब कि हाल ही में भी एक चर्चा में आया था जब 40th जीएसटी काउंसिल का मीटिंग हुआ था कि रोटी और पराठा, ठीक है, दोनों तो सुनने में एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन रोटी पे 0% जीएसटी और पराठा पे 12% जीएसटी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसी में कितना अंतर है। इसी के तहत आप देख सकते हैं कि यदि ओनियन की बात किया जाए, ठीक है, ओनियन जो मार्केट में मिलता है उस पर 0% जीएसटी है। उसी ओनियन को यदि काट कर सिर्फ बेचा जाए, है ना, उसको मतलब कि छील के और काट करके बेचा जाए, हाँ छील काट के भी ओनियन बिकता है, पैकेट में आता है, ठीक है, ऑलरेडी कटा हुआ रहता है, उसको बस पैकेट खोलिए और अपना कढ़ाई में डाल के भूंजिए उसको, ठीक है, महीन महीन ऐसे काटा रहता है, ठीक है। तो उस पर 5% जीएसटी है। वहीं यदि पीसा हुआ ओनियन ले हम लोग, ठीक है, कम्प्लीटली पाउडर मतलब कि लिक्विड फॉर्म में, सेमी लिक्विड फॉर्म में, तो उस पर 12% जीएसटी है, ठीक है। तो मतलब कि एक ही चीज़ पे डिफरेंट तरीके से तो जीएसटी, तो एक्चुअली जो पीसा हुआ जो ओनियन है उसको बोला जाता है प्रोसेस्ड ओनियन, ठीक है। तो प्रोसेस्ड फूड के कैटेगरी में आता है, और प्रोसेस्ड फूड पे ज़्यादा जीएसटी है। जैसे पराठा जो है प्रोसेस्ड फूड में आता है, ठीक है, वहीं रोटी जो है वो मतलब सिर्फ फूड में एडिबल कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो हम उस पर भी नहीं जाएंगे कौन कितने स्लैब में, जीएसटी के बारे में बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। इंडिया स्टाम्प एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। 1899 का एक्ट है, 1899 का, और इसका तहत क्या है, जब फिजिकल इंस्टीट्यूट लेइंग डाउन द लॉ रिलेटिंग टू टैक्स लेवी इन द फॉर्म ऑफ स्टाम्प ऑन इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। तो जो रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन मतलब कि जैसे किसी चीज़ को कोई ज़मीन का खरीद बिक्री होता है या फिर किसी चीज़ का खरीद बिक्री होता है, तो उसको स्टाम्प पे लिखा जाता है तो ज़्यादा वैलिड होता है, ठीक है। तो उस पर एक टैक्स लगाया गया, तो उसी जैसे एक पेपर होता है उस पर बस यहाँ लिख दिया जाता है कि 100 रुपये का स्टाम्प है, ठीक है। एक्चुअली नॉर्मल वो बस एक पेपर ही होता है, ठीक है, लेकिन उसका प्राइस 100 रुपये हो जाता है, तो एक तरह का टैक्स है, ठीक है। तो वो एक्ट आया था 1899 में, ठीक है। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं सीबीडीटी के बारे में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में, इसको क्रिएट किया गया था 1963 में, क्रिएटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963, और अपेक्स बॉडी, अपेक्स बॉडी की सबसे हाईएस्ट लेवल का बॉडी है, जिसका काम क्या है, तो डायरेक्ट टैक्स लॉ जितना उसको एडमिनिस्टर करना, ठीक है। इट इज़ द कैडर फॉर कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसी के तहत आता है, क्योंकि इनकम टैक्स एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है। ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन जिसको बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर, एक 10 डिजिट का नंबर होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है, यानी कि अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों इसमें होता है, ठीक है, यानी कि ABCD और 1 2 दोनों इसमें होता है। एक किसके द्वारा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अलॉट किया जाता है, किसको, तो टू द टैक्स पेयर एंड टू द पर्सन अप्लाई फॉर इट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। पैन इनेबल्स द डिपार्टमेंट टू लिंक ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ द पर्सन विद द डिपार्टमेंट। तो पैन के साथ क्या होता है कि जितने भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं सब लिंक हो जाता है एक जगह पे, ठीक है। द ट्रांजेक्शन लिंक थ्रू पैन इंक्लूड टैक्स पेमेंट, TDS, TCS, रिटर्न ऑफ इनकम ऑब्लिक वेल्थ, है ना। तो इतना सारा कुछ आपको पैन से पता लगाया जा सकता है। पैन दस एक्ट इज आइडेंटिफायर फॉर द पर्सन विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो पैन एक तरह से आइडेंटिफायर के रूप में वर्क करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है TDS, टैक्स डिडक्शन एंड सोर्स, ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट का प्रोडक्शन हुआ वहीं पे उस पर टैक्स काट लो, बाकी जगह अपना मूवमेंट करते रहेगा ठीक ठाक से। तो TDS का कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया था, टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द वेरी सोर्स ऑफ इनकम। तो कहा जा रहा है कि TDS का मतलब कि कॉन्सेप्ट यही था उसके लागू करने के पीछे कि सोर्स पे ही, मतलब कि जहाँ पे इनकम का सोर्स हुआ है, जहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट का प्रोडक्शन हुआ है या फिर जहाँ पे किसी भी सर्विस का सोर्स है, वहीं पे टैक्स लगा दिया जाए। अ पर्सन who is liable to make payment of a specified nature to any other person shall deduct tax at source and remit the same into the account of central government. The deductive from the whose income tax has been deducted at source would be entitled to get credit of the amount so deducted on the basis for
26AS और TDS सर्टिफिकेट इशूज एट डिडक्टर। तो एक्चुअली होता क्या है कि यदि किसी को पैसा देना है, जैसे मान लीजिए कि कोई ए है एक बी है, एक ए कोई कंपनी का मालिक है और बी को पैसा मिल रहा है, मतलब कि बी उसके यहाँ का स्टाफ है, तो ए बी को पैसा देगा। तो मान लीजिए कि पैसा पेमेंट मिल रहा है 50,000 रुपया, ठीक है, तो उस पर मान लीजिए कि 1,000 रुपया टैक्स है या फिर 500 रुपया टैक्स है, तो इसको ऑलरेडी 500 रुपया काट करके मिल जाए, ठीक है, इसको मिले 49,500 रुपया, और ये जो है 500 रुपया TDS काट ले इसका, मतलब को डायरेक्ट पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाए, ठीक है। तो क्या हुआ कि जहाँ पे इसका इनकम का सोर्स था वहीं पे पैसा कट गया इसका, तो उसी को हम लोग बोलते हैं TDS, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये तो इनकम टैक्स है ना, तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जब अधिकांशतः जहाँ पे सामान का प्रोडक्शन होता है ना वहाँ पे TDS काटा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कॉमन बिजनेस आइडेंटिफिकेशन नंबर या CBIN या फिर BIN नंबर। तो पैन हैज नाउ बीन ऑन द रोल ऑफ आइडेंटिफायर बियॉन्ड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज इट नाउ रिक्वायर्ड फॉर वेरियस एक्टिविटी लाइक ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, ओपनिंग ऑफ डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट जब शेयर बाजार में पैसा लगाया जाता है तब खोलना पड़ता है डीमेट अकाउंट, ठीक है। ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन फॉर सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, वैट, एक्साइज रजिस्ट्रेशन इट। पैन का और भी कई रोल है आइडेंटिफायर के अलावा, जैसे हम लोग पढ़े कि इनकम टैक्स में आइडेंटिफायर के रूप में वर्क करता है पैन, लेकिन उसके अलावा भी कई रोल है। पैन इज लेवरेज टू बिकमिंग कॉमन बिजनेस आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसको CBIN में कन्वर्ट किया जा रहा है, या फिर बिजनेस आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे कोई बिजनेस आप खोल रहे हैं तो उसको यदि आप रजिस्टर करवाते हैं तो आपको एक बिजनेस आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, उसी को CBIN बोला जाता है, ठीक है। 1 पर्सन 1 पैन, तो इनकम टैक्स परमिट द 1% ऑफ ओनली 1 पैन। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा गया कि एक पर्सन के पास एक ही पैन कार्ड रहेगा, ठीक है। और इसको यदि कोई डुप्लीकेट बनवाता है, मतलब एक आदमी 2-3 पैन कार्ड बनवा लेता है, तो डाटा जो है आजकल चेक किया जा रहा है सॉफ्टवेयर के द्वारा और आधार कार्ड से उसको लिंक करवाया जा रहा है, ठीक है, तो जिसके कारण से पकड़ा जा सकता है, ठीक है। नया इनिशिएटिव क्या लिया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा, तो इंटीग्रेशन विथ बिजनेस पोर्टल ऑफ DIPP। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ट्रेड है, उसी के उसमें बीज प्रोग्राम इज अ मिशन मोड प्रोजेक्ट ऑफ डीप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। डीप जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत आता है। टू फैसिलिटेट इन्वेस्टर बाय प्रोवाइडिंग सिंगल विंडो क्लियरेंस लाइक लाइसेंसिंग, एनवायरमेंट एंड लैंड क्लियरेंस अप्रूवल्स फॉर वेरियस मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्टार्टअप बिजनेस। तो एक्चुअली यदि कोई आप बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो आपको कई तरह के क्लियरेंस लेना पड़ता है, तो उसके लिए डिफरेंट मिनिस्ट्री के पास जाना पड़ता था, है ना। जैसे एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना है तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के पास जाइए, मतलब कि और भी डिफरेंट मिनिस्ट्री के पास जाइए, बिजली लेना है तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के पास जाइए, इस तरीके से लाइसेंस लेना है तो कहीं और जाइए। तो बीज पोर्टल बनाया गया है, किसके तहत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है। उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन, उसी के तहत आता है बीज पोर्टल। तो आपको एक ही जगह पे सारा मतलब कि मिल जाएगा वहाँ पे, तो बार बार दूसरे ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए नया इनिशिएटिव लिया है बीज पोर्टल, ठीक है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन विथ MCA पोर्टल। तो पैन एंड टैन, पैन होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, टैन होता है टेम्पररी अकाउंट नंबर। प्रोसेसेज हैव बीन इंटीग्रेटेड विद द प्रोसेस ऑफ रजिस्टर न्यू कंपनी यूजिंग अ कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एट MCA पोर्टल। तो कहा जा रहा है कि यदि नए कंपनी खोलने के लिए कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है पैन और टैन का, ठीक है। नेक्स्ट पेपरलेस एप्लीकेशन यूजिंग DSC एंड सिग्नेचर, ठीक है। तो पेपरलेस एप्लीकेशन देना डिजिटल सिग्नेचर की मदद से, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DSC या फिर सिग्नेचर, दोनों एक ही चीज़ है। सिग्नेचर को DSC बोलते हैं, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो एक ऑनलाइन पेपरलेस प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन ऑफ पैन यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एंड आधार बेस्ड सिग्नेचर हैज बीन लॉन्च एट वेबसाइट बोथ सर्विसेज। तो कहा जा रहा है कि मतलब कि पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए पहले ऑफलाइन मोड में करना पड़ता था, आजकल एक ऑनलाइन व्यवस्था किया गया है जिसके तहत मतलब कि पेपरलेस एप्लीकेशन, ठीक है। पहले क्या होता था कि ऑनलाइन करके भेजना भी पड़ता था, यदि या तो आप ऑफलाइन अप्लाई कीजिए उसके ऑफिस में जा करके, या फिर आप ऑनलाइन करके उसको सेंड कीजिए हार्ड कॉपी प्रिंट करा करके। लेकिन अब उस झंझट को खत्म करते हुए पेपरलेस एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट डिजिटल सिग्नेचर के बारे में यहाँ पढ़ लेते हैं, पिछले साल क्वेश्चन भी आया था। डिजिटल सिग्नेचर इज अ मैथमेटिकल स्कीम फॉर वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ डिजिटल मैसेज और डॉक्यूमेंट। तो डिजिटल मैसेज या डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए एक मैथमेटिकल स्कीम है। अ वैलिड सिग्नेचर वेयर द प्री रिक्विजिट्स आर सेटिस्फाइड gives a recipient very strong reason to believe that message was created by a known sender and the message was not altered in transit। तो कहा जा रहा है कि इसके तहत एक वैलिड सिग्नेचर, जैसे ऑलरेडी एक प्री लोडेड सिग्नेचर होता है उसमें, ठीक है। और जैसे आपको बस वेरीफाई करना, जैसे आप कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं या फिर कहीं तो नीचे आता है ना कि आई एग्री, ठीक है, तो आई एग्री, तो उसी और यहाँ पर टिक करना होता है। तो एक्चुअली एक तरह का डिजिटल सिग्नेचर ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है पेपरलेस एप्लीकेशन यूजिंग आधार बेस्ड KYC। तो अनदर पेपरलेस प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन यूजिंग आधार डाटा एंड फोटोग्राफ एप्लीकेंट हैज बीन लॉन्च्ड। तो एक और इस तरह से दिया गया है कि आप आधार नंबर से बस अप्लाई कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए जो भी पैन कार्ड के लिए चार्ज है, और आपका फोटो वगैरह जो कुछ भी है, फोटो एड्रेस सब आधार कार्ड से सेम एड्रेस पे आपका पैन कार्ड चला जाएगा, ठीक है। तो वो भी इसके तहत किया गया है।
पैन कार्ड के बारे में तो न्यू एप्लीकेंट एंड कार्ड रिप्रिंट रिक्वेस्ट आर नाउ प्रोवाइडेड ऑप्शन टू रिसीव डिजिटली साइंड ई पैन कार्ड ऑन द लाइन्स ऑफ ई आधार लेटर थ्रू ईमेल। दिस इनिशिएटिव रिड्यूसेस ट्रांसमिशन ऑफ ई पैन कार्ड थ्रू पोस्ट। तो कहा जा रहा है कि आजकल अब ई पैन कार्ड भी आने लगा, जैसे ई आधार आता है ना कि आधार कार्ड को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसी तरीके से एक ई पैन कार्ड भी आने लगा है। आप मतलब कि पैन कार्ड यदि आपका खो गया तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बस उसके लिए कुछ नॉमिनल आई थिंक 25 या 30 रुपये चार्ज लगता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। तो इनकम टैक्स रिटर्न के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ई फाइलिंग करना, ठीक है। और IT इनेबलमेंट ऑफ बिजनेस प्रोसेस। तो इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन वाज कंसेप्टलाइज्ड विद डेवलपमेंट ऑफ न्यू एप्लीकेशन फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ ऑल इंटरनल प्रोसेस ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तहत जितने भी प्रोसेस है सबको ई मतलब कि कंप्यूटर बेसिस बनाना। इसके तहत यूनिफिकेशन ऑफ ग्रीवांस रिडल सिस्टम ई निर्वाण। तो ई निर्वाण एक पोर्टल बनाया गया जहाँ पे आपका जितना शिकायत है इनकम टैक्स से रिलेटेड सबको आप वहाँ पे मतलब सबका सॉल्यूशन वहाँ पे पा सकते हैं। उसके अलावा और क्या क्या यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया है जो सिटीजन फ्रेंडली इनिशिएटिव है। तो सबसे पहले आयकर सेवा केंद्र। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक सिंगल विंडो सिस्टम, यहाँ पे आपका जितना भी प्रॉब्लम है सब आप जा करके यहाँ पे सॉल्व करा सकते हैं। आयकर सेतु एक ऑनलाइन इट विल फैसिलिटेट द ऑनलाइन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेस, रिमूवल ऑफ ग्रीवांसेस थ्रू लॉग इन टू ई निर्वाण मॉड्यूल। जैसे ई निर्वाण हम लोग पढ़े ना, उसी को एक ऐप में बनाया गया है आयकर सेतु। TDS SMS अलर्ट स्कीम। तो CBDT has put in place a mechanism for real time communication to taxpayer। तो इसके तहत क्या है कि यदि आपका TDS कटता है तो आपको मैसेज आ जाएगा, जैसे हम बताए थे ना कि यहाँ पे कोई A है, B है ना, B एम्प्लॉई है और A कंपनी का मालिक है, B उसका स्टाफ है, तो A इसका सैलरी में से टैक्स काट करके दे देता है। तो इसको कैसे पता चलेगा कि हाँ टैक्स हमारा मतलब सरकार के पास पहुँचा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए A बोला कि तुम्हारा टैक्स काट लिए हैं हम, है ना, TDS कट चुका है, तो इसको कैसे पता चलेगा कि हाँ गवर्नमेंट के पास पहुँचा है कि नहीं। ये तो फ्रॉड भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या सिस्टम है कि यदि TDS आपका कटेगा तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे बोला गया TDS SMS अलर्ट स्कीम। नेक्स्ट पब्लिसिटी कैंपेन। तो डिफरेंट तरह का आजकल सोशल मीडिया पे या फिर हर तरह चलाया जा रहा है कि टैक्स भरिए अच्छे से, और भी मतलब कि आप जो भी टैक्स की चोरी करते हैं उनको एक तरह से इंस्पायर किया जा रहा है कि आप भी टैक्स भरिए, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया। और भी मतलब पब्लिक कैंपेन के तहत और भी चीज़ आएंगे, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, डीमोनेटाइजेशन भी एक तरह का पब्लिक कैंपेन है ना। पब्लिकेशन ऑफ नेम ऑफ क्रॉनिक डिफॉल्टर, जो डिफॉल्टर है उनके नाम को सोशली पब्लिश कर देना, ठीक है, मतलब पब्लिकली कर देना। तो उससे भी उन लोगों को लगता है कि मतलब कि इसके बाद मतलब कि पब्लिक में एक जागरूकता फैलाना। नेक्स्ट है सोशल मीडिया। द डिपार्टमेंट हैज स्टेप्ड इनटू पब्लिसिटी कैंपेन थ्रू सोशल मीडिया चैनल, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। तो CBEC के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव CBCR टू कलेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। इसका मेन काम क्या है, तो इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना। टैक्स पेयर सर्विस के लिए इम्प्रूव टैक्स पेयर सर्विस टू इम्प्रूव कंप्लायंस ऑफ फेयर ट्रेड एंड इन्फोर्स ऑफ बॉर्डर कंट्रोल। तो एक्साइज एंड कस्टम नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो इससे कि मतलब कि बॉर्डर पर से यदि कोई सामान आ रहा है उसका अच्छे से जांच हो, उसका प्रॉपर कस्टम वहाँ पे लिया जाए, जो कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है, ठीक है। इसमें एक चेयरमैन और 6 मेंबर होते हैं। स्विफ्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो 2016 में इसको लॉन्च किया गया था CBEC के तहत, ठीक है। स्विफ्ट में एक्चुअली है क्या, तो सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए एक सिंगल विंडो इंटरफेस है। एक सिंगल विंडो इंटरफेस करने मतलब क्या हुआ कि आपको जितने भी तरह का शिकायत है, जितने भी तरह का क्लियरेंस है ना, बस स्विफ्ट के तहत अप्लाई कर दीजिए, बाकी का सारा काम इसके स्टाफ करके आपको दे देंगे। आपको दूसरे डिपार्टमेंट में दौड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे इसके तहत FSSI या फिर प्लांट क्वारंटाइन, एनिमल क्वारंटाइन, ड्रग कंट्रोल, वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो, है ना, हर जगह से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको एक कॉमन इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट मिल जाएगा स्विफ्ट के तहत, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरप्राइज डाटा वेयर हाउस। तो इंटरप्राइज डाटा वेयर हाउस यानी कि गोदाम। तो इसके तहत क्या है कि किस गोदाम में कितना कोई सामान रखा हुआ है उसको इलेक्ट्रॉनिकली अपडेट करना, ताकि रियल टाइम मतलब कि कोई भी यदि चाहे, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर चाहे तो चेक कर सकता है कि किस गोडाउन में कितना, मतलब कि ऑनलाइन ही चेक कर सकता है कि किस गोडाउन में कितना यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है। नेक्स्ट है FIU-IND के बारे में, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। तो इट वॉज एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2004 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग कलेक्शन एंड शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। तो जो भी डाटा यहाँ पे आता है दूसरे कंट्री से या फिर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस हो, थ्रू इफेक्टिव नेशनल रीजन ग्लोबल नेटवर्क टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड या फिर जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड क्राइम है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग उससे रिलेटेड क्राइम है, उसके डाटा शेयरिंग के लिए यहाँ पे इसको बनाया गया था फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जैसे है ना, मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट बनाया गया जिसका एक ही काम है
कि ये डाटा देखना कि कहीं टेरर फाइनेंसिंग नहीं हो, कोई क्राइम ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी इशूज रिलेटिंग टू पब्लिक सेक्टर बैंक। तो जितने पब्लिक सेक्टर बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वो सबसे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज है। और इट ऑल्सो कवर पेंशन रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल फाइनेंस, प्रधानमंत्री जनधन योजना, पेंशन फंड, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सब इसके तहत आते हैं इसी डिपार्टमेंट के अंदर। याद रखिएगा PFRDA जो है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आता है। नेक्स्ट बैंकिंग के बारे में। तो बैंकिंग इंडस्ट्री इज क्रूशियल टू द इकोनॉमी ऑफ एनी नेशन। तो किसी भी देश के लिए बैंकिंग जो है काफ़ी क्रूशियल है। पब्लिक सेक्टर बैंक हो या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक या स्पॉन्सर्ड RRB हो, ये मार्केट में डोमिनेंट है, मतलब कि मार्केट में ज़्यादा रोल इन्हीं लोग का है। और लगभग 78% बैंक नेटवर्क जो इंडिया का है उसका यही बनाते हैं, ठीक है। और रूरल सेक्टर में देखा जाए, ग्रामीण सेक्टर में तो 87% मतलब कि पब्लिक सेक्टर बैंक और RRB मिलाकर है। मतलब सरकारी बैंक जो है देखा जाए तो रूरल से ओवरऑल 78% और ग्रामीण क्षेत्रों में 87%, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं RBI के बारे में। RBI का स्थापना हुआ था 1935 में, लेकिन एक्ट जो आया था RBI एक्ट 1934 का था। इंडिपेंडेंस के बाद RBI को नेशनलाइज किया गया 1 जनवरी 1949 को। 1949 को 1 जनवरी को इसको नेशनलाइज किया गया, नहीं कि राष्ट्रीयकरण किया गया। एक तरह से बोल सकते हैं कि RBI प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ द कंट्री। तो कंट्री के डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। इट इज़ अ मेंबर बैंक ऑफ एशियन क्लियरिंग यूनियन। तो एक एशियन क्लियरिंग यूनियन है, उसका मेंबर भी है। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी को ओवरसी करता है, करेंसी इशू करता है, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है और गवर्नमेंट के बैंक के रूप में काम करता है। यहाँ तक कि जो कमर्शियल बैंक है, बाकी बैंक है, उनके बैंक के रूप में भी काम करता है, ठीक है। तो इसका क्या क्या काम है? तो सबसे पहला मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करना, इस करेंसी इशू करना, फॉरेन एक्सचेंज को रिजर्व रखना, मैनेज करना, गवर्नमेंट के बैंक के रूप में काम करना और बाकी सारे बैंक उनके बैंक के रूप में काम करना, ठीक है। और यहाँ पे आगे मॉनेटरी पॉलिसी। तो याद रखिए, मॉनेटरी पॉलिसी RBI देखता है और फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट देखता है, ठीक है। तो यदि पूछा जाए कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन देखता है, तो RBI, फिजिकल पॉलिसी कौन देखता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, भारत की सरकार फिजिकल पॉलिसी देखती है। और मॉनेटरी पॉलिसी कौन देखता है, तो RBI देखता है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी के लिए एक कमेटी है MPC जिसको बोलते हैं। इसमें 6 मेंबर होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर RBI के होते हैं और 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। 3 मेंबर में एक जो चेयरमैन RBI के जो गवर्नर होते हैं, 3 मेंबर में से एक होते हैं। और MPC के अध्यक्ष RBI के गवर्नर होते हैं, ठीक है। तो RBI के गवर्नर MPC के अध्यक्ष होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। इसमें 3 मेंबर RBI से होते हैं, जिसमें एक गवर्नर इंक्लूडेड है, ठीक है। अब रीजनल रूरल बैंक की बात किया जाए तो एक ग्रामीण सेक्टर में बनाए गए थे। इसके लिए एक एक्ट आया था 1976, जैसा नाम से पता चल रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। 1976 में एक्ट लाया गया था, इसी के तहत इसको बनाया गया था। इसमें 3 इसके जो पैसा लगता है, इसमें 3 शेयर होते हैं, एक तो 50, 15 और 35 के शेयर में होते हैं, ठीक है। तो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो भी इसमें पूंजी लगता है आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट, 15% स्टेट गवर्नमेंट और 35% जो एक बैंक स्पॉन्सर करता है। तो कोई भी बैंक स्पॉन्सर करता है 35%, ठीक है। तो 50, 15, 35 याद रखिए। 50 सेंट्रल गवर्नमेंट, 15 स्टेट गवर्नमेंट और 35% पैसा जो है कोई स्पॉन्सर बैंक। जैसे आप बिहार में आएंगे तो आप देखेंगे अधिकांशतः जो यहाँ, मतलब अधिकांशतः क्या, यहाँ का जितना रूरल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक RRB जो है, सब पंजाब नेशनल बैंक के तहत आता है, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या हो कि 50% केंद्र सरकार, 15% बिहार सरकार और 35% पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। इस तरीके से सबसे पहला जो बैंक स्थापित हुआ था RRB, उसका नाम था प्रथम ग्रामीण बैंक। तो नाम याद रखना भी ईजी है, प्रथम पहला बार स्थापित हुआ था प्रथम ग्रामीण बैंक, ठीक है। आई थिंक ये इलाहाबाद UP के किसी इलाके में स्थापित हुआ था, आप चेक कर लीजिएगा। मेरा जहाँ तक हमको याद है इलाहाबाद में स्थापित हुआ था, ठीक है। एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात किया जाए तो RRB के द्वारा या फिर डिफरेंट कमर्शियल बैंक या कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा एग्रीकल्चर क्रेडिट दिया जाता है, किसानों को लोन दिया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड इसको इंट्रोड्यूस किया था 98-99 में, 98-99 के सेशन में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अटल बिहारी गवर्नमेंट का काफ़ी एक फाइनेंस, मतलब कि अच्छा स्कीम है, ठीक है। नाबार्ड इसको मॉनिटर करता है, नाबार्ड मॉनिटर द स्कीम, ठीक है। इसके तहत किसी भी मतलब कि किसी भी बैंक से लोन दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रीजनल रूरल बैंक या फिर SBI के तहत लोन दिया जाता है। इसके तहत कहीं से भी पैसा दिया जाता है, किसी भी बैंक से। किसान को पैसा मेनली दिया जाता है, नाम से पता है किसान क्रेडिट कार्ड, जैसा नॉर्मल क्रेडिट कार्ड होता है उसी तरह से किसान के लिए क्रेडिट कार्ड है, किसान को लोन मिलता है इसके तहत, ठीक है। नेक्स्ट है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ये भी नाबार्ड के द्वारा ऑपरेशनाइज होता है, मतलब कि नाबार्ड इसको देखरेख करता है। इसको स्थापित किया गया था 95-96 में, ठीक है, 95-96 के आसपास। बार बार यहाँ पे एक टर्म आ रहा है शेड्यूल कमर्शियल बैंक, इसके बारे में हम बता ही देते हैं। शेड्यूल कमर्शियल बैंक ऐसे बैंक को बोलते हैं जो RBI एक्ट 1934 का जो एक्ट है, RBI एक्ट 1934, ठीक है,
उसके सेक्शन 2 के तहत रजिस्टर्ड है, उसके सेक्शन 2 के तहत रजिस्टर्ड हो तो उसको बोलते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ठीक है, अब इंश्योरेंस सेक्टर की बात किया जाए तो इंश्योरेंस बीइंग इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है। इसके तहत एक सरकारी कंपनी, एक ही नहीं कई सरकारी कंपनी, जिसमें एक सबसे बड़ा कंपनी इसका नाम है LIC, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1956 में किया गया था। इसके लिए एक एक्ट लाया गया था 1956 में, LIC एक्ट 1956। ठीक है, और भी कई पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो सबसे पहले LIC हो गया, उसके अलावा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GIC जिसको बोला जाता है। ठीक है, उसके अलावा एग्रीकल्चर एंड 7 एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी और 7 एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, कृषि क्षेत्र के लिए, फसल बीमा के लिए। तो इतने 7 नहीं, मतलब कि 7, कुल मिला के 7 यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी हो गए। LIC के बारे में पढ़ते तो LIC का स्थापना हुआ था 1956 में LIC एक्ट के तहत। रिफॉर्म इन इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर में कई रिफॉर्म लाए गए हैं, जैसे यहाँ पे एक IRDA बनाया गया है। IRDA का जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI इसको बोला जाता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, 1999 के एक एक्ट आया था IRDAI एक्ट 1999, उसी के तहत बनाया गया, यानी कि इसका एक स्टैट्यूटरी बॉडी और इसका हेडक्वार्टर भी हैदराबाद तेलंगाना में। इसका काम क्या है, तो जो भी इंश्योरेंस की इशू करते हैं, जैसे LIC हो गया, फिर जो भी इंश्योरेंस वाले कंपनी है उनके पॉलिसी को देखता है कि कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं या फिर सबके बीच में कंपटीशन तो है ना। यानी इंडिया में देखा जाए तो हर सेक्टर में एक रेगुलेटरी बॉडी होता है। रेगुलेटरी बॉडी मतलब उसको रेगुलेट करने में, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में कौन हो गया, IRDAI। टेलीकॉम सेक्टर की बात किया जाए तो वहाँ पे एक है TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हर सेक्टर में एक रेगुलेटरी बैंक है, मतलब एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, बैंक ही नहीं, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी हर सेक्टर में। आप किसी भी सेक्टर की बात कीजिए तो हर जगह एक रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इसके तहत क्या है, तो एल्डरली पर्सन को इनमें मतलब कि इसको प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट एल्डरली पर्सन एज 60 ईयर एंड अबव अगेंस्ट अ फ्यूचर फेल इन द इंटरेस्ट इनकम ड्यू टू अनसर्टेन मार्केट कंडीशन एंड ऑल्सो प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी इन ओल्ड एज। द स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू LIC। तो LIC के तहत इसको मतलब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पहले इसमें पैसा जमा करवाया जाता है और जब 60+ हो जाता है आदमी तो उसको एक पेंशन मिलता है। आम आदमी बीमा योजना क्या है, तो फॉर द बेनिफिट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटेड अ हाईली सब्सिडाइज्ड इंटरेस्टी स्कीम। आम आदमी योजना भी एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू लाइफ, ये भी LIC के तहत है। अंडर दिस सोशल सिक्योरिटी स्कीम BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी BPL एंड मार्जिनली अबव पॉवर्टी लाइन सिटीजन कवर्ड अंडर 48 आइडेंटिफाइड ऑक्यूपेशन। ठीक है, नेक्स्ट सोशल सिक्योरिटी और भी कौन कौन स्कीम के बारे में बात करें तो अटल पेंशन योजना की बात करें तो ये 2015 के मई में लॉन्च किया गया था। ठीक है, द APY इज फोकस्ड ऑन ऑल सिटीजन इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के सारे सिटीजन में फोकस करता है। हु विल ज्वाइन द नेशनल पेंशन स्कीम NPS एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द PFRDA। जैसे देखिए पेंशन फंड को रेगुलेट करने के लिए कौन है, तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो हर सेक्टर में एक रेगुलेटरी बॉडी होता है। इसके तहत कोई इंडियन सिटीजन 18 से 40 साल की एज का है, इसको ज्वाइन कर सकता है। बस उसको एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक में। ठीक है, और इसके तहत क्या है कि 60 वर्ष तक वो पैसा जमा करेगा, 60 वर्ष के बाद उसको मिलने लगेगा पैसा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो गवर्नमेंट अनाउंस 3 एम्बिशियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम पर्टेनिंग टू द इंश्योरेंस एंड पब्लिक सेक्टर पेंशन सेक्टर। तो इंश्योरेंस और पेंशन सेक्टर मिला के 3 स्कीम यहाँ पे बताया गया था, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। ठीक है, तो अटल पेंशन योजना के बारे में हम लोग बात किए हैं। ये जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है, इज अ 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम रिन्यूअल फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो इसको हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। ऑफरिंग अप टू 2 लाख रुपीज फॉर डेथ ड्यू टू एनी रीजन। तो किसी भी रीजन से यदि डेथ हो जाता है तो 2 लाख रुपये मिलेगा। एंड इज अवेलेबल टू पीपल इन एज ग्रुप 18 to 50 और 18 से 50 साल के लोगों के लिए है। लाइफ कवर अप टू 55 ईयर ऑफ एज, हैविंग अ बैंक अकाउंट हु गिव कॉन्सेंट टू ज्वाइन इन लेवल ऑटो डेबिट। तो क्या होता है कि आपको इससे मतलब कि आपसे अनुमति मांगा जाता है यदि बैंक अकाउंट आपका है तो कि इस स्कीम को जोड़ना चाहते हैं कि नहीं, और 12 रुपये ऑटोमेटिकली कट जाता है। ठीक है, आई थिंक 12 रुपया ही इसका प्राइस है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसके तहत क्या है कि वह ये भी एक 1 ईयर है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम रिन्यूअल फ्रॉम ईयर टू ईयर, ऑफरिंग कवरेज फॉर डेथ डिजेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट इन अवेलेबल टू पीपल इन द एज ग्रुप 18 से 70। तो 18 से 70 साल का है, ये भी बैंक से ऑटो डेबिट हो जाता है। ये दोनों मिलाकर के आई थिंक ये है 330 रुपये का और ये है 12 रुपये का। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक 330 और कोई एक 12 रुपये का है। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में बात किया जाए तो इसको 2014 में लॉन्च किया गया था, है ना। काफ़ी एक गवर्नमेंट का एम्बिशियस स्कीम, काफ़ी मतलब कि बोल सकते हैं फ्लैगशिप स्कीम था जिसका काफ़ी प्रचार किया गया। इसके तहत क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटीज़, ताकि हर लोगों को बैंक तक पहुँचे, है ना। जीरो बैलेंस पे खाता खोला जाता है।
कवर ऑल हाउस होल्ड विद एटलीस्ट वन बेसिक अकाउंट। तो इसमें क्या टारगेट था कि कम से कम घर में एक खाता जरूर हो। जैसे क्या होता था कि किसी किसी घर में एक खाता भी नहीं होता था, तो कम से कम एक खाता जरूर हो। उसको रुपये डेबिट कार्ड दिया जाए जिसमें इंश्योरेंस कवर हो 1 लाख रुपये का, ठीक है। एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर हो 1 लाख। और अभी जैसे देख रहे होंगे कि जैसे महिलाओं को पैसा दिया गया 500 रुपया, तो उन्हीं महिलाओं को दिया गया जिनका जन धन योजना में खाता था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। हम किसी स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे जो केंद्र सरकार थी, महिलाओं के खाते में पैसा भेजी 500 रुपया पर हेड, तो बोली कि सिर्फ हम जन धन योजना वाले खाते में भेजेंगे, ठीक है। तो हालांकि खाता खुलवाते समय ऐसा कुछ नहीं बोला गया था कि अब जितना भी बेनिफिट आएगा इसी अकाउंट में आएगा। तो जिन्होंने नहीं खुलवाया तो बेवकूफ़ बन गए, या फिर पहले से जो खुलवाया था, ठीक है। तो जनधन योजना के बारे में याद रखिए कि इसके तहत रुपये डेबिट कार्ड मिलता है। नेक्स्ट है पेंशन रिफॉर्म। तो नेशनल पेंशन सिस्टम एक आया था। तो विथ रिव्यू तो प्रोवाइडिंग एडेक्वेट रिटायरमेंट इनकम द एनपीएस वाज इंट्रोड्यूस्ड, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल न्यू रिक्रूट। तो एनपीएस इंट्रोड्यूस किया गया था और मैंडेटरी बनाया गया नए रिक्रूटमेंट के लिए, एक्सेप्ट आर्म फोर्सेज। आर्म फोर्सेज अभी भी ओल्ड पेंशन स्कीम है, जो पहले वाला पेंशन स्कीम होता था, मतलब कि फोर्स डिपार्टमेंट डिफेंस सेक्टर में अभी वही स्कीम है। 2004 से इफेक्टिव है नया वाला जो पेंशन स्कीम है, ठीक है। एनपीएस प्रोवाइड वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एंड चॉइस टू इंडिविजुअल टू स्विच ओवर फ्रॉम वन ऑप्शन टू अनदर। तो इसके तहत भी कई पॉलिसी यहाँ पे हैं, आप कितना पैसा डिडक्ट करवाना चाहते हैं एनपीएस में, ठीक है। इसके तहत एक्चुअली होता क्या है कि पेमेंट से कुछ हिस्सा काट लिया जाता है, गवर्नमेंट अपने पास से नहीं देती है। इसके तहत भी जैसे एलआईसी वाला आपको दिखाता है ना कि इतना जमा कीजिएगा तो आप कितना मिलेगा, इस तरीके से जमा, तो उसी तरीके से पेंशन स्कीम में भी है। जैसे ही आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो आपको इस तरह से एक बहुत सारा पॉलिसी मिलेगा कि आप कितना पैसा जमा करना चाहते हैं मंथली, उसी हिसाब के आपको पेंशन भी मिलेगा, ठीक है। और इसमें बाहर का आदमी भी जो मतलब कि गवर्नमेंट जॉब नहीं करता वो भी इसको ज्वाइन कर सकता है। 2009 के बाद ऐसा नियम बनाया गया है। पीएफआरडीए के बारे में पढ़ लेते हैं। एक रेगुलेटरी बॉडी है जो पेंशन सेक्टर को रेगुलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट स्वावलंबन स्कीम के बारे में। तो टू इनकरेज द वर्क इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू सेव वॉलंटरी फॉर देयर ओल्ड एज इनिशिएटिव कॉल्ड स्वावलंबन वाज लॉन्च इन 2003। तो 2010 में लॉन्च किया गया था। किसके लिए? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर के लिए, ठीक है, ताकि वो कुछ सेविंग कर सके। इट इज अ को कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट सम ऑफ पर 1000 पर एनम इन ईच एनपीएस अकाउंट। तो यदि कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर का आदमी खाता खुलवाता है इसके स्वावलंबन स्कीम के तहत, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके खाते में एक साल में 1000 रुपये डालेगी, ठीक है। इन ईच ओपन हैविंग अ सेविंग ऑफ ₹1000 to 12,000 पर एनम। तो यदि वो सेविंग इतना के बीच में करता है। नेक्स्ट है रूरल हाउसिंग फंड। तो नाम से पता चल रहा है कि इसका काम क्या होगा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में हाउसिंग प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। और इसका सेटअप किया था 2008-09 में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। तो 2015 में लॉन्च किया गया था। और इसके तहत क्या है कि कोलेट्रल फ्री लोन देना है। याद रखिएगा इसके तहत तीन यहाँ पे मतलब कि 3 स्टेज है, एक है शिशु, एक है तरुण, एक है किशोर, ठीक है। तो इसी के तहत 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। और कोलेट्रल फ्री यानी कि कुछ भी यहाँ पे कोलेट्रल कोई धन संपत्ति गिरवी नहीं रखना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जैसे नाम से पता चल रहा है डिस इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट नहीं करना या इन्वेस्टमेंट को हटाना, ठीक है। तो जितने भी अभी पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सरकारी कंपनी जिसको हम लोग बोलते हैं आम भाषा में, तो जितने भी सरकारी कंपनी है वहाँ से गवर्नमेंट अपना शेयर वापस ले रही है। जैसे जहाँ पे 80% शेयर है तो वहाँ उसको घटा के 60% कर रही है, अगले साल और कम करेगी। तो इस तरीके से एक टारगेट रखा जाता है गवर्नमेंट द्वारा कि हम इतना इस बार डिस इन्वेस्टमेंट से कमाएंगे, ठीक है। तो डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जितने भी सरकारी कंपनी उसका कुछ हिस्सा बेच रही है, ठीक है। बेचने का तरीका क्या क्या हो सकता है, तो जैसे आप देखेंगे कि बेचा जाता है 24% बेचा जाता है कभी कभी, ठीक है। तो 24% बेचा क्यों जाता है, तो एक्चुअली होता क्या है कि कंपनी के मतलब कि कंपनी का यदि कोई डिसीजन लेना है, कोई पॉलिसी के ऊपर डिसीजन लेना है, तो किसी डिसीजन के लिए 51% वोट चाहिए, ठीक है। 51% वोट मतलब कि जिसके पास 51% शेयर होगा, ठीक है, वो मतलब वो लोग मिल करके, यदि मान लीजिए कि कंपनी के 10 आदमी हैं, कंपनी 10 आदमी मिलकर चलाएं और हर किसी के पास 10-10% शेयर है, ठीक है। मतलब कि यदि कंपनी खोलने में 10 लाख रुपया लगा है, ऐसा समझिए कि कंपनी खोलने में 10 लाख रुपया लगा है और 10 आदमी मिला है, सब 1-1 लाख रुपया जो है अपना उसमें इन्वेस्ट किया है, ठीक है। यदि कंपनी कोई नया डिसीजन लेना चाहती है तो क्या होगा, तो 6 आदमी एक तरफ यदि हो जाएंगे, 6 आदमी एक तरफ, तो डिसीजन लिया जा सकता है। कैसे? क्योंकि इधर वोट ज़्यादा हो गया है ना, क्योंकि सारा का तो वैल्यू बराबर था। यानी आप इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि इधर 6 लाख का शेयर हो गया, वो जीत जाएगा इस केस में। तो वही यहाँ पे बताया जाता है किसी सेक्टर में 51% शेयर एक तरफ जब हो जाता है तो डिसीजन लिया जाता है। लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल जो इशू होते हैं, ठीक है, मतलब कि यदि कंपनी का और फर्दर बेचना है या फिर कंपनी का कोई एकदम काफ़ी ज़्यादा चेंज करना है, उसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना है, तो वहाँ पे 76% वोट चाहिए वहाँ पे, मतलब 76% शेयर को एक साथ होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि 26% बेचती है। 26% बेचने से क्या होगा,
तो 26% गवर्नमेंट के पास रहेगा और 74% प्राइवेट के हाथ में चला जाएगा। ठीक है, तो यदि प्राइवेट सेक्टर कुछ चेंज करना भी चाहेगी, बड़ा चेंज करना चाहेगी, तो 74% सब लोग यदि एक साथ हो जाएंगे फिर भी उसके पास 24 होगा, है ना। तो गवर्नमेंट कंट्रोल अपने हाथ में रखे हुए है और गवर्नमेंट के पास पैसा भी आ गया 74% बेच करके। ठीक है, और कुछ जो मतलब कहीं कहीं डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो 51-49 के रेशियो में होता है। ठीक है, यानी 51 गवर्नमेंट रखेगी और 49 को प्राइवेट कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल अपने हाथ में रखे हुआ था, क्योंकि 51 तो इसके पास है। ठीक है, यदि कोई भी चेंज करना है तो कम से कम तो 51 चाहिए, तो लेकिन सारे प्राइवेट मिला के 49 ही हुए, तो गवर्नमेंट का सहयोग तो हाथ लेना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो वही यहाँ बताया गया है कि 51% कहाँ होता है, 50% कैसे होता है। नेक्स्ट है नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। तो इसको 2005 में सेटअप किया गया था। इसका काम क्या है, तो विद द प्रोसीड फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज वेयर टू बी चैनलाइज। तो कहा जा रहा है कि जैसे जो पैसा आएगा वो जमा कहाँ होगा, तो इसी में होगा। डिसइन्वेस्टमेंट के बाद जो पैसा आएगा वो कहाँ जमा होगा, तो इसी में होगा। नेक्स्ट है डीमोनेटाइजेशन ऑफ नोट। तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, 8 नवंबर 2016 आज रात 12 बजे के बाद, है ना। तो ऑल 500 and 1000 बैंक नोट ऑफ महात्मा गांधी सीरीज टू बी लीगल टेंडर इन इंडिया। तो इंडिया में 9 नवंबर 2016 से ही 500 और 1000 के नोट सारे बंद कर दिए गए। उसके जगह पर 500 और 2000 के नए नोट चालू किए गए। ठीक है, 500 के नोट पे कहाँ का फोटो था, तो लाल किला का फोटो था, और 2000 के नोट पे मंगलयान का फोटो था। ठीक है, और उसके बाद नया नोट लॉन्च किया गया 200 का, 100 का, 50 का, 20 का, 10 का और 5 का भी। ठीक है, तो ये था आज के वीडियो में। इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।